नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में। और इसमें मैं कवर करूंगा असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे 80+ मार्क्स असाइनमेंट में गेन करने हैं, कैसे 70+ मार्क्स आपको थ्योरी में गेन करने हैं। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे 2 साल लगे इस वीडियो को बनाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया, यहाँ से एक कोर्स करके एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने, और फाइनली जितनी चीज़ें फेस की, डिफ़िकल्टीज़ फेस की, और क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बेकार लगी, क्या ट्रिक्स मैंने यूज़ की, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और सच कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला चीज़ हम जो कवर करेंगे वो है इग्नू एडमिशन प्रोसेस को। इग्नू में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कैसे मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे आप असाइनमेंट में 80+ मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे जो टर्म एंड एग्ज़ाम, जिनको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आप देते हैं स्टडी सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर पर जाके, उसमें कैसे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, क्या क्या आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, वो सब इसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद हम कवर करेंगे कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये कोई नहीं बताता, आपको बताया जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन मैं बताऊंगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको करना क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कैसे करना है, क्या होता है री रजिस्ट्रेशन, वो भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मार्कशीट है और डिग्री है वो कैसे मिलती है, कब मिलती है। शुरू से आखिर तक सब बातें बताऊंगा और सब ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इग्नू एडमिशन प्रोसेस, इसमें आपको करना क्या है। जैसे अगर आपको इग्नू में किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, चाहे आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे पीजी में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक टैब यहाँ पर खुल जाएगी। तो 2 पोर्शन बहुत काम के होते हैं इसमें आपके। पहला पोर्शन तो ये वाला, इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, डीओबी वगैरह आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उस टाइम पर जो आपका एडमिशन फॉर्म आए होंगे, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फ्रेश एडमिशन, ये आपको टर्म यहाँ पर देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर री रजिस्ट्रेशन भी है। एक्चुअल में री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर को छोड़ के जिस भी ईयर में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है दोबारा। देखो फ्रेश एडमिशन ओडीएल, यहाँ पर आपको ओडीएल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको ऑनलाइन प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन से भी वो कोर्स कर सकते हो, ओडीएल प्रोग्राम से भी कर सकते हो। ज़्यादा मान्यता ओडीएल की है, ऑनलाइन की इतनी मान्यता नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आप ऑनलाइन सिर्फ ये कैसे सोच के ले रहे हो कि घर ही बैठे मैं एग्जाम भी ऑनलाइन दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको स्टडी सेंटर जाके ऑनलाइन एग्जाम देने पड़ते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना है अगर आपको कोर्स करना ही है तो आपको ओडीएल कोर्स करना चाहिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुल जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान ये तो कोई भी बता देगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सिंपल सा फॉर्म फिल करना है आपको, जो बेसिक सी बातें देनी है, फोटो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होती है 10th की, 12th की। ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो 10th 12th में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एडमिशन ले रहे हो पीजी में तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। तो ये तो बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होगे तो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है फोकस ऑन मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाह रहे हो तो इंग्लिश मीडियम फिल कीजिए, हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो हिंदी मीडियम फिल कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे हो और सोच रहे हैं अभी हिंदी मीडियम कवर कर लेंगे, तो देख लीजिए एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा था अब तक, और मुझे एमए इकोनॉमिक्स करनी थी, और एमए इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया तो हिंदी मीडियम ही फिल कर दिया। उसके बाद जो टर्म्स आई पेपर में, पढ़ाई में, मतलब इतने डिफ़िकल्ट वर्ड आए जो मुझे समझ से बाहर थे, तो मुझे सेकेंड ईयर में सारे के सारे पेपर इंग्लिश में देने पड़े मजबूरी के कारण। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आप मीडियम कोई भी फिल कर दीजिए, लेकिन जो पेपर है, जो आंसर शीट आपको मिलती है, तो उसके ऊपर कॉलम आता है मीडियम का। उस मीडियम में आप जिस चीज़ में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हो हिंदी भर दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश भर दीजिए। डजेंट मैटर कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम क्या भरा था, ठीक है ना। तो मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। इसके बाद जो रीजनल सेंटर और जो स्टडी सेंटर है वो अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, ठीक है। रीजनल सेंटर तो जाने की कभी आपको मौका नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो जाना भी ना पड़े आपको, ठीक है।
आपका सारा मतलब होगा स्टडी सेंटर से। स्टडी सेंटर से बस इतना मतलब होगा कि आप यहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो जितना पास हो जाए उतना बेहतर है। तो स्टडी सेंटर थोड़ा पास देख के लेना। दूसरा जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम सेंटर पे होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम सेंटर के अलग से मौका मिलता है एग्जाम सेंटर फिल करने के लिए जब एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। स्टडी सेंटर इज नॉट योर एग्जाम सेंटर। अब बाद में चाहे एग्जाम सेंटर बना सकते हैं इसको, एग्जाम फॉर्म में ऑप्शंस मांगता है कि एग्जाम सेंटर क्या देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्टडी सेंटर है, बता चुका हूँ एग्जाम सेंटर है, वे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बड़े सोच समझ के लेना चाहिए आपको। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे आते हैं, कुछ तो कंपलसरी है, कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, तो उसमें ध्यान देना जो मैथमेटिकल ऑप्शनल है, अगर आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, तो ही आप मैथमेटिकल ऑप्शनल लीजिएगा, वरना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बेस्ट है। थ्योरेटिकल में आपको कुछ नहीं कुछ तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, मैथमेटिकल में सब कुछ सही है तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मेरे साथ क्या लापरवाही, मैंने सेकंड ईयर में एमए सेकंड ईयर में इकोनोमेट्रिक्स चुन लिया, मुझे लगा मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स आया तो समझ से बाहर था, और मेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उस सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रिक अपनाई, रिवॉल्यूशन वगैरह कराया, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैंने एग्ज़ाम ही दिया था और अच्छे मार्क्स से पास हो गया था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने ये जोश में आगे ले लिया था, केवल नाम देखा और ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से उसको समझना है, ठीक है ना, अच्छे से उसको देखना है आपको कि वो सब्जेक्ट आप कवर कर भी लोगे या नहीं कर लोगे। मेरा मानना है प्रायोरिटी हमेशा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ही दीजिए। ये मत कीजिए मैथमेटिकल आपके स्ट्रॉन्ग है तो 100 में से 100 आप गेन कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो प्रोस्पेक्टस फीस है और जो एक्चुअल फीस है वो अलग हो सकती है, ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टस देखा, वेबसाइट पर गए इग्नू की और चेकआउट किया वहाँ पे कि इस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है, वहाँ पे लिखा है 12,000। और जब आपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया उसमें आपके 8500 रुपये जमा हो गए, सेकेंड ईयर में आपके 5500 रुपये जमा हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये 14,000 के लगभग बैठ गया। तो ऐसा ये जो फीस है वेबसाइट पर अपडेट नहीं करते, लेकिन ये पोर्टल पर बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये मान के मत चल रहा कि जो वेबसाइट पर फीस लिखी है उतनी ही मिलेगी, उससे 2-3 हज़ार रुपये फालतू भी मिल सकती है। आगे चलते हैं। यूज ई ज्ञान कोश, नोट हार्ड कॉपी एंड गेट 15% डिस्काउंट ऑन फीस। देखिएगा आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, आपके घर पोस्ट द्वारा ये पहुँच जाएगी। दूसरा आप PDF ले लीजिए, आप PDF कॉपी ले लीजिए। अगर आप PDF कॉपी लेते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो आपको जो फीस में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी 8,000 फीस है तो 1200 रुपये का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी मंगाते हैं घर पे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब आपको मैं क्या रिकमेंडेड करूंगा, देखिए मैं आपको PDF ही रिकमेंडेड करूंगा, इसलिए नहीं कि पैसे बच रहे हैं, इसलिए कि जो हार्ड कॉपी आप मंगाते हो ना बुक की, उसे आने में 6-6 महीने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हो चुके होते हैं उस ईयर के और वो बुक बाद में आ रही होती है। तो ऐसी बुक का फ़ायदा क्या है, डिस्काउंट लीजिए। और जो आगे मैं ट्रिक्स बताऊँगा उसमें आपको ये PDF ही काम आएगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरा मानना ये, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो ये रिकमेंडेड करता हूँ, ये मैंने यूज़ किया था। इसके बाद आप बात करते हैं कि जो अगर आप एडमिशन जनवरी में लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। ये मैटर नहीं करेगा सेमेस्टर की प्रणाली में एडमिशन ले रहे हैं या ईयर वाइज प्रणाली में आप एडमिशन ले रहे हैं। जनवरी में एडमिशन लिया तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, और अगर जुलाई में एडमिशन लिया तो जून में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया, सेमेस्टर वाइज भी है, तो दोनों सेमेस्टर के इकट्ठे एग्जाम दिसंबर में आपके होंगे। सेम जुलाई में एडमिशन लिया तो दोनों सेमेस्टर के इकट्ठे एग्जाम जून में होंगे। जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, फीस जमा कर लेंगे, तो जो एनरोलमेंट नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपके एडमिशन से 10 से 12 दिन बाद कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको हम बता दें कि आपको जो मान के चलो आपके सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का मान के चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपका 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, तो 100 मार्क्स का इसका होगा असाइनमेंट, 100 मार्क्स का इसका असाइनमेंट होगा, और 100 ही मार्क्स का इसका थ्योरी एग्जाम जो आप एग्जाम सेंटर पे देख के आएंगे, ठीक है। इसको TE बोलेंगे अब शॉर्ट में, TEE मतलब टर्म एंड एग्जाम, ठीक है ना। ये 100 मार्क का होगा, इसमें 40 पर आप पास है। असाइनमेंट पर पास हो कितने पर है ये ना पूछो तो ये अच्छा है, क्योंकि सभी पास हो जाते हैं इसमें, तो ठीक है, खुद से असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है, ट्रिक बताऊंगा अभी आपको। तो इसमें 40 पर पास, अगर 40 है तो भी आप पास है, 39 है तो आप फेल है, ठीक है। तो ध्यान रखना 40 से ऊपर आए या 40 आए,
वैसे 60 से ऊपर लाने का कोशिश करना, ठीक है ना। कैसे कोशिश करना वो आपको ट्रिक्स अभी बताऊंगा। 100 नंबर का असाइनमेंट हो गया, 100 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि अब 200 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे 100 में से। कैसे मिलेंगे मान के चलो, इसमें आपका असाइनमेंट का तो 30% उड़ता है और टर्म एंड एग्जाम का 70% उड़ता है। उसके बाद 100 में से वो नंबर मिलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। मैंने असाइनमेंट सबमिट किया और असाइनमेंट में मुझे मिल गए 80 नंबर। उसके बाद मैंने टीई दे दिया, टर्म एंड एग्जाम, उसमें थोड़ा कच्चा हो तो उसमें 60 मार्क्स मिले, 60 नंबर मुझे यहाँ पर मिल गए। अब इसका तो 30%, 80 का 30% कितना हो गया, 20 से 20 कैंसिल, 8 दिया 24, 24 मार्क्स हो गए। और 60 का 70%, टर्म एंड एग्जाम का 70%, 70/100 और 6 सत्ते कितना हो गया, 42। इन दोनों को जोड़ो, अब जोड़ के आ गया 42 और 24 कितना होगा, 4 2 6 66। तो मुझे 100 में से 66 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स है, देखो 6 नंबर थ्योरी को वाले से भी ऊपर पहुँच गया। तो असाइनमेंट में मेहनत कीजिएगा, मेहनत कैसे करनी है सब डिटेल में आपको समझाऊंगा। आगे चलते हैं, इसका बात करते हैं टिक्स टू गेट 80 प्लस मार्क्स इन असाइनमेंट। असाइनमेंट में हर एक सब्जेक्ट में 80 से प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें, चलिए इसको जानते हैं, डीपली जानते हैं। और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक असाइनमेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले उसमें आपको फ्रंट पेज का इस्तेमाल किया है। फ्रंट पेज को आपको PDF की फॉर्म में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे इग्नू लिखा होता है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, सब्जेक्ट कोर्स कोड वगैरह वगैरह लिखा होता है, ठीक है ना। चलिए वो दिखा देता हूँ फ्रंट पेज कैसा होता है। इसके बाद जो अगला हमारा पोर्शन होता है वो होता है हमारा असाइनमेंट एग्जाम पेपर डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट पर जाकर असाइनमेंट एग्जाम पेपर डाउनलोड करने हैं। कैसे करने हैं चलिए वो दिखाता हूं आपको। गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है इग्नू असाइनमेंट्स। आप सर्च करेंगे, आपको स्टार्टिंग में असाइनमेंट दिखाई देगा, उसे ओपन करना है। यहां पर आपको सारे के सारे, अगर मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री पर, बैचलर है, PG डिप्लोमा है, जो भी है, जैसे मेरा बैचलर डिग्री है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ये BA का है, ये BAG का है, आपके प्रोग्राम कोड का अलग कोड होता है। ये BSc जनरल का है, मान के चलो मेरा BAG का है, जुलाई 2023 जनवरी 2024 का। तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर कोर्स कोड फाइंड कर लेना, जो भी आपका कोर्स कोड है, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपको, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वो डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। तो ये तरीका था इसमें, असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। तो दो तो फ्रंट पेज चाहिए। दो फ्रंट पेज क्यों चाहिए, देखो समझिएगा, दो क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये फाइल है आपकी, आप फाइल कौन सी यूज़ कर सकते हैं, गत्ते वाली भी यूज़ कर सकते हैं आप प्लास्टिक फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको बाहर की तरफ चिपकाना है, बाहर की तरफ चिपकाना है आपको, ठीक है ना। मान के चलो ये आपकी फाइल है, ये बाहरी जो कवर पेज होता है आपका फाइल का वो है। एक तो बाहर चिपकाना है ये फ्रंट पेज, एक अंदर रखना है। होता क्या है, कभी कभी अगर अंदर से खो जाए वो पेज तो बाहर से पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली फाइल है किसकी। और अंदर से बाहर से खो जाए, फट जाए तो अंदर सेफली हो जाएगा। तो फ्रंट पेज तो होना ज़रूरी है। इसका असाइनमेंट एग्जाम पेपर डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। तीसरी जो चीज़ है वो है ब्लैंक प्रिंटेड पेपर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ब्लैंक प्रिंटेड पेज क्या होता है, आप जिस पर असाइनमेंट लिखेंगे, लोग नॉर्मल फाइल पेज यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल पेज, कोई ब्लैंक पेज यूज़ करता है। आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। एक फॉर्मेट आप खुद से बनवाइए, खुद लैपटॉप पे बनाइए, किसी से बनवाइए। आप A4 साइज पेपर लीजिए, मतलब लैपटॉप में MS वर्ड में, उसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, जैसे नॉर्मली होती है लाइन्स, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद बीच में यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखिएगा, यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखिएगा और नीचे अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पर पेज नंबर लिखिएगा। पेज नंबर लिख के यहाँ पे डैश छोड़ दीजिएगा। अब दोनों साइड का आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। फोटोकॉपी आप 20, 30, 40, 50 जितनी करा सकते हो करा लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो अगर ये लाइन बन जाती है साइड में, यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं असाइनमेंट के, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए। दूसरी बात ये होगी कि आपकी जो साइड्स, अगर फाइल यहाँ पे पंच होती है, ठीक है ना, दो अगर फितर डालते हैं 2 छेद करके, तो
तो वो पोर्शन बच जाएगा, कटा फटेगा नहीं। इधरली साइड अगर आपका फट जाता है, थोड़ा बहुत ही बाहर निकल जाते हैं पेज या मुड़ टूट जाते हैं, तो ये सेफली रहेगा। जब और असाइनमेंट के पेज ज़्यादा भरेंगे, बाई चांस एक आधा पेज निकल के खो गया तो उसके ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, तो पता चल जाएगा ये उस स्टूडेंट का है। क्योंकि जो रख रखाव होता है इग्नू के हेडक्वार्टर्स में, सच में जहाँ पे स्टडी सेंटर पे अच्छे से नहीं होता, वहाँ पे आपकी फाइल की क्या कदर हो रही है, तो खुद से सेफ्टी करनी चाहिए। तो हर पेज के पर एनरोलमेंट नंबर आ गया, आप इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, आपके पास एक फाइल तैयार है, पेजेस तैयार है। इनका फॉर्मेट क्या होता है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें सबसे ऊपर एनरोलमेंट नंबर होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ प्रिंट करा लीजिएगा, यहाँ पे कोर्स कोड होगा, यहाँ पे कोर्स का नाम होगा, यहाँ पे कोर्स कोड होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे पेज नंबर और आउट ऑफ दिस इज वन। तो ये जो पेज नंबर है, मान के चलो तीसरा पेज है तो 3 लिख देगा, आउट ऑफ जितने टोटल पेज हो गए सबसे लास्ट में लिखा जाएगा जितने पेजेस पर असाइनमेंट बन जाएगा, ताकि कोई पेज मिस भी हो जाए, आपको पता लग जाए कौन सा पेज मिस हुआ है आपका, ठीक है ना। और हर एक पेज पर एनरोलमेंट नंबर, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। तो ये चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे, सोर्सेज ऑफ असाइनमेंट। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से आपको असाइनमेंट तैयार करना है। देखो सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका कंटेंट बुक। कंटेंट बुक क्या होती है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर जाइए। ई ज्ञान कोश एक्चुअल में है क्या, जितनी भी बुक्स है, जितने भी कोर्सेज चला रखे हैं इन्होंने, उनकी बुक्स का पीडीएफ फॉर्म उन्होंने ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और वो जो बुक आप डाउनलोड करोगे वो पूरी बुक एक साथ नहीं मिलेगी आपको, वो अलग अलग यूनिट्स की बुक मिलेगी। मान लो 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट्स है। इसके अंदर क्या होता है कि इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, 1 2 3 4। उन चारों चैप्टर के स्टार्टिंग में हेडिंग लिखी होती है कि इस चैप्टर में क्या क्या हेडिंग है, सेम चैप्टर 2 में क्या क्या हेडिंग है, सेम चैप्टर 3 में क्या क्या हेडिंग है, सेम चैप्टर 4 में क्या क्या हेडिंग है। बस आपको उन हेडिंग्स का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपको एक बुक तैयार करनी है, इसको बोलते हैं कंटेंट बुक। चलिए पहले कंटेंट बुक देख लेते हैं होती कैसी है। करते हैं कंटेंट बुक को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आप BHDLA 136 मान के चलो, मुझे इस जो बुक है इग्नू की ई ज्ञान कोश, इसका मुझे कंटेंट बुक, उसका कोर्स कोड डाल लूँगा, आगे लिखूँगा ई ज्ञान कोश, इस पर क्लिक करूँगा। हिंदी भाषा, ये सब्जेक्ट आ चुका है, खंड के पहली यूनिट आ चुकी है इसकी, और इसके अंदर जो पहला यूनिट है वो ओपन करूँगा। ये अब डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो ये आपकी बुक डाउनलोड हो चुकी है। ये पहला ब्लॉक है, ऐसे आपको 3-4 ब्लॉक डाउनलोड करने पड़ेंगे। जितनी बुक है, जितनी बड़ी बुक है, ये देखिए कोई भी चैप्टर है उसके शुरू में ये इकाई 1 लिख के, और ये जो 1.0 1.1 ये इसके कंटेंट होते हैं। इन इस चैप्टर में ये हेडिंग बताई गई है। आपको इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट को एडिट करना है, और एडिट करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी पहली यूनिट होगी। इसी प्रकार दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे दूसरे चैप्टर का, आप उसको सर्च करते जाए जब तक दूसरा चैप्टर नहीं आता। ये रहा दूसरा चैप्टर। इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद फिर से इसको सेव कर दीजिए, और इन सबको फिर कंबाइन करके एक पीडीएफ बना लीजिए। ये इस तरह की आपको पीडीएफ मिलेगी, ये इस टाइप की 2 3 इन सबको कंबाइन कर लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट बुक। इसमें क्या होता क्या है, मान के चलो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया, या फिर आपके सामने आ गया कि समाचार प्राप्ति के स्रोत क्या है, क्या उनको उन पर प्रकाश डालिए समाचार प्राप्ति के। तो आपको फटाफट ये हेडिंग देखनी है, आपको पूरी बुक नहीं देखनी है, आपको हेडिंग देखनी है। समाचार प्राप्ति के स्रोत आपको ये दिख गया, देखो यहाँ पे समाचार प्राप्ति के स्रोत कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। समाचार, ये देखो समाचार प्राप्ति के स्रोत, आपको पता लग गया कि ये 4th चैप्टर में है और ये दूसरी हेडिंग की तीसरी हेडिंग है। तो फटाफट से उस चैप्टर में जाएंगे और वहाँ से वो हेडिंग नोट कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन छिपा हुआ है। असाइनमेंट के क्वेश्चन भी से के हेल्प से मिलेंगे, और जो टर्म एंड एग्जाम थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके आंसर भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इनको कंबाइन करके ही इसको बोलते हैं कंटेंट बुक। इसके बाद हम बात करते हैं ई ज्ञान कोश पीडीएफ की, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो कोई भी बुक आप डाउनलोड करते हैं अपने सब्जेक्ट की ई ज्ञान कोश वेबसाइट से, तो 2 आपके सोर्स होंगे असाइनमेंट तैयार करने के। आप सिंपली कंटेंट बुक से
आप असाइनमेंट पेपर से सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। इस असाइनमेंट पेपर से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। अब उस क्वेश्चन को आप कंटेंट बुक की हेडिंग में ढूंढेंगे। थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फटाफट हेडिंग से ढूंढेंगे। मान चलो तीसरे चैप्टर की हेडिंग में है, आप ई-ज्ञान PDF ओपन करेंगे, तीसरा चैप्टर खोल लेंगे, उसकी वो हेडिंग आप देखेंगे और आपको वो आंसर मिल जाएगा। उस आंसर को आपको कॉपी करना है अपने इस असाइनमेंट के पेपर में। तो ये प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। तो कंटेंट बुक का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन बड़े फास्टली ढूंढ सकते हैं, चाहे वो असाइनमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो टर्म एंड एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है ना। आपको पूरी बुक खंगालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग से ही उस क्वेश्चन तक पहुँचना होता है। आगे चले, अगर आप असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऐसे प्रिपेयर करें। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑनलाइन असाइनमेंट्स बिक रहे हैं, PDF बेच रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप PDF ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, गलतियां बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं बन पाते। या आप किसी से हार्ड कॉपी से आप पैसे ऑनलाइन देके कोरियर मंगवाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो टाइम ले लीजिए या फिर आप मार्क्स ले लीजिए। तो नंबर अच्छे बनाने के लिए आपको असाइनमेंट खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा इस कंटेंट बुक की हेल्प से, ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। तो ये तरीका है असाइनमेंट प्रिपेयर करने का। अदरवाइज PDF बहुत मिलती है डाउनलोड करने के लिए, यूट्यूब पे भी आप उनसे कॉपी भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली राइट आंसर की एक्यूरेसी बहुत कम होती है उनमें। और आप ऑनलाइन किसी और से लिखवाते हैं तो भी भरोसा नहीं है, हमें पैसे के लिए फटाफट लिखते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। एक राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, इसका बात ध्यान रखना। आप जब स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करने जाए तो दो काम करने हैं आपको। एक तो आपको असाइनमेंट की जो कॉपी है उसको स्कैन कर लेना है, सारे के सारे पेजेस, टाइम जोड़ लेगा, चाहे स्कैनर से, प्रिंटर से स्कैन कर लीजिए या मोबाइल के डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन कर लीजिए, ताकि आपके पास प्रूफ रह जाए कि आपने असाइनमेंट बनाया था। इसके बाद आप वो जब सबमिट करो स्टडी सेंटर पर तो एक प्रूफ जरूर ले ले, एक प्रूफ जरूर ले ले, एक रसीद टाइप कि ये सब्जेक्ट के इनके द्वारा रिसीव किए गए, उनके साइन करा लीजिए जिसने वहाँ पे रिसीव किया है, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए काम आ सके। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा देखा गया, असाइनमेंट सबमिट हो गए लेकिन वे अपडेट नहीं हुए, वेबसाइट पर मार्क्स नहीं आए, और असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हुए बिना आपका रिजल्ट कार्ड अपडेट नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो असाइनमेंट के मार्क्स आपके अपडेट हो जाने चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ टर्म एंड एग्जाम के ट्रिक्स बताऊंगा जब आप पेपर दे रहे होते हैं, उसमें क्या ट्रिक, क्या प्रोसेस आपको यूज़ करना होता है। जब एग्जाम हो रहे होते हैं उससे 1-2 मंथ पहले आपके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, आपको वे एग्जाम फॉर्म भरना होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया इग्नू में और आप सीधा पेपर देने चले गए। पेपर से पहले 1-2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म आपको फिल करने के लिए 100 रुपये पर सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और 2 सब्जेक्ट की पहले बैक लगी थी, उनमें फेल हो गए थे, तो 7 सब्जेक्ट हो गए, उनको भी टिक कर दीजिए उसके अंदर, और 700 रुपये आपको सबमिट यहाँ पर करने पड़ेंगे। उनके एग्जाम आपके हो जाएंगे, जितने इसमें फिल करोगे सब्जेक्ट उतनों के ही एग्जाम आपके होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं चूज योर एग्जाम सेंटर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो एग्जाम फॉर्म जब भरते हो उसी के अंदर एग्जाम सेंटर अपने सुविधा अनुसार आप भर लीजिए कौन सा आपके पास पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं एग्जाम सेंटर ये भरा था इसलिए कॉपी वहाँ पे चेक हुई, गड़बड़ चेक होती है, ये रीजनल सेंटर बेकार है, यहाँ पे ये नहीं करते, यहाँ पे कॉपी अच्छे से चेक नहीं होती, कम नंबर देता है। ये सब बकवास है, बातें इन पे, ये तो कहने वाली बात होती है, किसके नंबर कम आ गए तो रीजनल सेंटर को दोष देता है। ऐसा नहीं है, आप अच्छा काम कीजिए, अगर अच्छे हाथों में कॉपी गए तो अच्छे ही नंबर आएंगे। ये हाथों पे डिपेंड करते हैं चेक करने वालों पे, ना कि डिपेंड करेगा रीजनल सेंटर पे, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या बात ध्यान रखनी है। अब एग्जाम प्रिपरेशन मतलब क्या है, आपको जो एग्जाम देना है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो कई सारे ऑप्शन है, पहला है नीरज, दूसरा है गुली बाबा, और तीसरा है आप इग्नू की बुक। तो इग्नू की जो बुक है या तो उससे प्रिपरेशन कर लीजिए, या गुली बाबा से कर लीजिए, नीरज से कर लीजिए। इनमें ये इन्होंने इग्नू की बुक छापी हुई है, दोनों ने, एक्यूरेसी कम है इनकी, लेकिन इग्नू की अगर डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लो उससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। तो इग्नू की बुक से ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है वो समझिए। सबसे पहले आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं इग्नू के, जो इस लिंक पर जाके या आप गूगल पर सर्च कीजिए इग्नू प्रीवियस ईयर पेपर, और पहले में ही आपकी इग्नू की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। उसमें आपके 2023, फिर 22, फिर 21, 20 ऐसे ना जून दिसंबर इनके पेपर मिल जाएंगे।
आपको सिंपली हर एक सन पर जाना है और पिछले 5 साल के पेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। एक एक सब्जेक्ट के आप डाउनलोड कर लीजिए सारे पेपर। उसके बाद उनकी अलग से एक बुक बना लीजिए, बुक टाइप बना लीजिए। इसके बाद निकालिए आप अपनी जो अभी कंटेंट बुक जो मैंने बताई थी आपको। अब उस कंटेंट बुक में से वो क्वेश्चन के टॉपिक ढूंढेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का टॉपिक ढूंढेगा उस कंटेंट बुक से, और कंटेंट बुक से जाइएगा सीधा पीडीएफ में, और जो जो उसके अंदर क्वेश्चन टॉपिक आ रहा है उसका आपको प्रिंट लेना है। अब प्रिंट आप प्रिंटर से ले लीजिए, या फिर आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल है पीडीएफ से पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये, और कमाल की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक छापनी पड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 70 to 80% आपको रिपीटेशन मिलेगा क्वेश्चंस का। तो कंटेंट बुक में एक ही टॉपिक पर बार बार आते रहेंगे, तो उसका प्रिंट आउट तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, बस आपको वो प्रिंट आउट पढ़ना है, वे थ्योरी पढ़नी है। कहने का मतलब है सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन को कंटेंट बुक में जाके उस टॉपिक को ढूंढेंगे, उस टॉपिक से फिर आप देखेंगे कि मतलब ये इस चैप्टर में ये टॉपिक है, तो पीडीएफ में सीधा उस चैप्टर पे जाइए, उस टॉपिक पर जाइए, उस टॉपिक का फोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है ना। और अब आपको वही चीज़ पढ़नी है बस। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा है लेकिन उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप केवल उसकी हेडिंग याद कर लीजिए और उसकी ईजी लाइन्स याद कर लीजिए, और उसके बाद बना के आप लिख दीजिए उस चीज़ को। अच्छा, एग्जाम के दौरान आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो जो आंसर शीट है उसके ऊपर मीडियम अच्छे से ध्यान रखना। अगर हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं पूरा पेपर, हिंदी डाल देना। अगर आप इंग्लिश मीडियम लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख देना वहाँ पे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि जो आपका आंसर राइटिंग होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मीडियम का एक फ़र्क और भी पड़ता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर हिंदी में दिए, कुछ इंग्लिश में दिए। मीडियम मैंने हिंदी ही रख रखा था, इंग्लिश में भी दिया तब भी अच्छे मार्क्स मिले, हिंदी में फिर भी अच्छे मार्क्स रहे। तो आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी मीडियम में आप लिख दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से, और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। और डायग्राम भी अगर हो तो बना दीजिए, ना हो तो भी बना दीजिए, बना के फ्लो चार्ट वगैरह, तो डायग्राम से अलग इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, एक बात और, आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। जैसे आपको कॉपी भरनी होती है तो कॉपी भरनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो फालतू का ब्लैंक स्पेस मत छोड़िएगा, जो अलग ही चमक जाए कि इसने तो कॉपी भरने के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा खुला खुला लिखिएगा। दूसरी बात ये कि आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने लिखा, पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसका आंसर लिख दीजिए, फिर लाइन खींचेगा एक, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। एक बात ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे और आपने पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, बाई चांस वो दूसरे पे नजर ना पड़ी तो पहले दूसरे को 1 बना दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन गायब भी कर दिया जाएगा, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं। मेरे साथ यही घटना घटित हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने वो आपको दिखा भी देता हूँ, प्रूफ भी दिखा देता हूँ चलो आपको इस चीज़ का। अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे मुझे 13 नंबर मिले हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया ही, और ओवरऑल मुझे मिले 40 नंबर यहाँ पर। अब आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया। पहला क्वेश्चन था, मैंने लिखा यहाँ पर हिंदी में, और इन्होंने इसको चेक किया, और यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन जब ख़त्म हुआ, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे दूसरा शुरू कर दिया। इन्होंने इस दूसरे को पहले का ही पार्ट मान लिया, और इनको दोनों को मिला के आपको दिखा दूँ एक बार, इन दोनों को मिला के मुझे 13 नंबर दे दिए गए। मतलब पहले के दे दिए 13, इन्होंने जो 20 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था उसे नहीं देखा कि ये दूसरा था, उसे 20 में से मिलने थे मुझे नंबर, तो यहाँ पे इन्होंने ये करके, अब 20 नंबर का क्वेश्चन है और जहाँ 20 नंबर हटे तो 40 से 60 बन सकते थे, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। सेम एक क्वेश्चन में और ऐसा किया हुआ है, मैंने 8वां क्वेश्चन भी कर रखा था, लेकिन 8वें क्वेश्चन में भी इन्होंने ऐसे ही किया, जो 7 और 8 होता उसे एक ही 7वां मान लिया। मैंने दोनों के लिए कुछ प्रोसेस किया, आपको अभी बताऊँगा मैंने किया क्या था, और उसके बाद मेरे यहाँ से 65 नंबर हो चुके थे यहाँ पे। पहले बात ध्यान रखिए कि जो आप क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद एक लाइन खींच देगा मोटी सी बड़ी सी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगर आप फिर भी आपके नंबर कम आए, आपको ऐसा लगे, तो वो क्या करना है उसके बाद वो आपको बताता हूँ। चलिए, तो वॉट टू डू आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिजल्ट आ गया, सब में अच्छे नंबर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर मिलने थे उसमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाए, जैसे 100 में से 40 नंबर मिल गए, एक नंबर भी कम होता तो फेल हो सकते थे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको बताता हूँ।
ठीक है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए, आपको लगता है नहीं आने चाहिए थे इतने, तो आप उसकी आंसर स्क्रिप्ट मंगाइएगा। कैसे मंगाएगा? एक रिवॉल्यूशन की वेबसाइट है, आप इग्नू की रिवॉल्यूशन की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर 100 रुपये का पेमेंट करना है और वो वाली जो आंसर स्क्रिप्ट है वो आपके ईमेल पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जब आप रिवॉल्यूशन वेबसाइट पर आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर ईमेल जरूर चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि आप ओल्ड ईमेल डाल देते हैं, वहां पे ओल्ड ईमेल डला रहता है डिफॉल्ट रूप में, और वो खो जाता है, वो ईमेल आपके पास नहीं होता और उस पर चली जाती है पीडीएफ, फिर आप खोजते रहते हैं, वो आई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईमेल अपडेट कर लेना, अपना ईमेल जो भी है लेटेस्ट वो डाल के आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर वो पीडीएफ की फॉर्म में आपके ईमेल पर मिल जाएगी। उसके बाद आप चेक कीजिए उसे। आपको चेक ये नहीं करना है कि इसमें ज़्यादा नंबर दिए टॉपिक में, किसमें कम नंबर दिए, उनका कुछ नहीं हो सकता, जितने उन्होंने नंबर दे दिए सो दे दिए, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो चेक नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो चेक ही नहीं हुआ, आप उसको आपको करना क्या बताता हूँ आपको। अगर आपको कम नंबर मिले हैं, आप कभी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत कीजिए, सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि 1 या 2 नंबर वे देते हैं। मान लो 25 नंबर थे आपके, 25 और 2 27, 700 रुपये का तो पेमेंट करना पड़ता है रिवैल्यूएशन के लिए, दोबारा चेक करवाने के लिए। उसके बाद भी 1 या 2 नंबर इंक्रीज करते हैं। मान के चलो किसी के 39 नंबर है, ठीक है, किसी के 39 नंबर है, 40 पे पास है, अब वो क्या करेगा, वो 700 रुपये दे के रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा। मान के चलो उसका एक बढ़ भी गया, वैसे बढ़ता नहीं है, बहुत कम बढ़ते चांसेस, 40 मार्क्स उसके आ भी गए। 40 मार्क्स आने के बाद क्या उसकी अच्छी परसेंटेज बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अब वो पास भी हो गया, वो दोबारा उस चीज़ का एग्जाम भी नहीं दे सकता, तो फंस गया ना यहाँ पे। अब वो करना क्या है, अगर आप फेल हो चुके हो, 39 नंबर है, तो कुछ नहीं करना। 1 या 2 मंथ बाद जब रिजल्ट आ रखा होगा, 1 या 2 मंथ बाद आपके एग्जाम होंगे, नेक्स्ट एग्जाम होंगे, आप वहाँ पे आपका एग्जाम फॉर्म भर दीजिए उस एक सब्जेक्ट का 100 रुपये देकर। 100 रुपये में वो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, पेपर दे के आइए, दोबारा मेहनत कीजिए और कर दीजिए क्वेश्चन। दूसरा, अगर आपका कोई ये आपने 100 रुपये का आंसर स्क्रिप्ट मंगाई 100 रुपये देकर और आपका कोई पोर्शन चेक नहीं हो रहा है, आपको लगता है नंबर मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले, तो आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है आपका आंसर स्क्रिप्ट आपने मंगा दी लेकिन कोई पोर्शन उसका एवेल्यूएटेड नहीं है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है उस पोर्शन का, उसे मार्क करना है, जैसे ये ऐसे ऐसे लिख रहा था यहाँ पे और ये चेक नहीं हो तो इसको ऐसे करके नोट चेक, ठीक है ना, ये पोर्शन आपको मार्क करके और ईमेल कर देना है। ईमेल कहाँ करना है वो आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। इसके साथ साथ आपको RTI भी डालनी पड़ेगी, 10 रुपये लगेंगे इसमें, केवल RTI डालनी है इग्नू में कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, ऐसे है कि मेरे नंबर मुझे इवैल्यूएशन क्यों नहीं किया गया, ठीक है ना। तो वे आपके मार्क्स अपडेट 100% करेंगे मेरे हुए, लेकिन 7 से 8 मंथ लेंगे। इसलिए अगर आप फेल हो चुके हैं, तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा आप ना रिवैल्यूएशन कराइए और ना ही आप क्या नाम आंसर स्क्रिप्ट मंगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर पास ज़्यादा थोड़े बहुत नंबर भी बढ़ गए, कोई फ़ायदा नहीं, परसेंटेज नहीं बन पाएगी। अब दोबारा एग्जाम दीजिए, अगेन 100 रुपये पे करके दोबारा पेपर आप दे सकते हो सब्जेक्ट का, आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे, थोड़ी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर है, लगभग आपके 41 या 45, यानी आप पास हो चुके हैं लेकिन बहुत बेकार नंबर है, उस स्थिति में आंसर स्क्रिप्ट मंगाइएगा। जो पोर्शन चेक नहीं हुआ, और हमेशा मोस्टली ऐसा ही देखा गया, इनके 41-42 ऐसे नंबर है उनका कुछ पोर्शन चेक नहीं हो पाता, जिनके कम मार्क्स है उसमें मार्क को उस पोर्शन को मार्क कीजिएगा और ईमेल कर देना 7 से 8 में, और करके भूल जाइएगा। देखो पास तो आप उसमें हो ही, 41-42 नंबर है, पास तो आप हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 मंथ बाद वे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और RTI जरूर डाल देना, 200 रुपये लगेगा इसके अंदर, तो लेकिन भूल जाना है, बार बार वेटिंग नहीं करना है। देखो 7 से 8 मंथ लेंगे, मेरे लगे थे, मेरे 40 नंबर थे और मैंने RTI डाली और जो पोर्शन चेक नहीं होता उसको मार्क करके ऐसे भेज दिया गया, ईमेल किया मैंने, और ईमेल करने के बाद 7 से 8 मंथ बाद मेरे 65 नंबर हो गए। मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो ऐसे ही बस चलता फिरता, मैंने एक बार देख लिया, मैंने डेट कार्ड चेक करता हूँ ऐसे, उसमें बढ़े पाए नंबर, ठीक है ना, तो ये फ़ायदा होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो कभी भी आंसर स्क्रिप्ट मत मंगाइए, रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर बढ़ा के थोड़े बहुत नंबर से पास भी हो गए तो आपकी परसेंटेज कम रह जाएगी। इसलिए 100 रुपये देकर अपना नए अगले टर्म एग्ज़ाम में
प्रतिभाग कीजिए और आपको पता लग जाएगा आपकी कमजोरी क्या थी, आपकी लापरवाही कहाँ की थी। चलते हैं अगले टॉपिक पर, रजिस्ट्रेशन इन सेकंड और थर्ड ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, आप सेकंड ईयर में आए, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। और सेकंड ईयर की फीस तब जमा होगी। देखो फर्स्ट जब एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर की फीस जमा होगी, जब सेकंड ईयर एडमिशन लोगे तो सेकंड ईयर की फीस जमा होगी। तो इसको बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और फाइनली आप मार्कशीट और डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे, तो मार्कशीट और डिग्री प्राप्त करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले जब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे ईयर कंप्लीट हो जाए और ग्रेड कार्ड में कंप्लीट लिखा आ जाए, तो उससे जिस दिन लास्ट सब्जेक्ट अपडेट होगा उससे ठीक 45 दिन के बाद आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल डिग्री दोनों एक लिफाफे में बंद होके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पहुंच जाएगी। 100% पहुंच जाती है ये, तो ये बुक वाला काम नहीं होता है इसके अंदर। बाई चांस नहीं भी पहुंच पाई तो दिल्ली में मैदान गढ़ी में इग्नू का हेडक्वार्टर है, वहां जाके आप हाथ के हाथ में छाप के दे देंगे आपको डिग्री। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिनल डिग्री की। तो ओरिजिनल डिग्री कैसे मिलती है आपको, उसके लिए आपको कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 600 रुपये देकर। फिर वो 2 ऑप्शन आता है उस रजिस्ट्रेशन में, कॉन्वोकेशन के में। पहला आता है कि आप पोस्ट द्वारा चाहते हैं या यहीं आके प्राप्त करना चाहते हैं, जो यहाँ पे प्रोग्राम होगा कॉन्वोकेशन का, तो पोस्ट फिल कर दीजिए और पोस्ट के द्वारा 45 दिन के अंदर आपकी ओरिजिनल डिग्री भी आपको मिल जाती है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर इग्नू का। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना। मैं हर एक सब्सक्राइबर का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इन फ्यूचर आपको किसी भी फील्ड में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप बेझिझक क्वेश्चन कीजिएगा और रिसर्च करके उस चीज़ का आंसर आपको मैं देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला प्लीज़ कमेंट कर देना, आपके सारे के सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।